अरे जब तक करोगे नहीं ऐसे नहीं हो जाएगा। चलो पहले एक सवाल मैंने उस दिन करवाया था, उसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था, 3 इवेंट्स को मैच करना था 3 ईयर से, और मैचिंग करते समय अगर किसी को आंसर नहीं पता है और वो सिर्फ गेस कर रहा है मैचिंग को, तो इस बात का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा ये बताना था। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 3 इवेंट्स हैं उनको हम मान लेते हैं ए, बी और सी, और जो 3 ईयर हैं उनको मान लेते हैं 1 2 3। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है। मान लो एक लड़का है जो इन 3 इवेंट्स को इन 3 ईयर से मैच करा रहा है, तो उसको कुछ भी नहीं पता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वो क्या क्या कर सकता है। तो हो सकता हो कि वो ये करे कि ए के साथ 1 को इवेंट को मिला दे, बी के साथ 2 इवेंट को मिला दे, बी के साथ 3 इवेंट को मिला दे। अगर वो ए के साथ 1 को, बी के साथ 2 को और सी के साथ 3 को मिलाता है तो ये करेक्ट पेयर है। यानी हमने ये मान लिया है कि 1 ए का करेक्ट पेयर है, 2 बी का है और 3 सी का करेक्ट पेयर है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि उसके कितने क्वेश्चन सही हुए, तो यहाँ पर आएगा 3, क्योंकि तीनों को करेक्टली मैच कर दिया है। रैंडम वेरिएबल एक्स क्या था, हाउ मैनी पेयर्स ही ज्वाइन करेक्टली, तो कितने ऐसे पेयर हैं, यहाँ तीनों पेयर ऐसे थे जो करेक्टली ज्वाइन हो गए। तो वैल्यू इसकी क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 और 3। यानी हो सकता हो कि वो एक सही ज्वाइन कर ले, हो सकता हो 2 सही ज्वाइन कर ले, हो सकता हो 3 सही ज्वाइन कर ले, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके एक भी आंसर सही ना हो। तो अगर इस वाली इवेंट की बात हम करें तो यहाँ पर कितने सही हो गए हैं, 3। अब मान लो उसने ए से 1 को तो मिलाया था, लेकिन अब की बार उसने नीचे क्या किया, बी को 3 से मिला दिया और सी को 2 से मिला दिया। ऐसी सिचुएशन में ये बताइए कि करेक्ट कितने आंसर हैं। तो जो सेम मैच करेगा वो करेक्ट है। इसमें कितने करेक्ट हैं बताओ, 1 सर। केवल A1 सही हुआ है, वो करेक्ट है। अब की बार मान लो ए के साथ 1 नहीं है, ए के साथ है 2, और बी के साथ हम 1 को ले लेते हैं और सी के साथ 3 को ले लेते हैं। ये एक पेयर हो गया। इस पेयर में कितने करेक्ट हैं सर एक भी नहीं करेंगे, 0। क्यों, सी के साथ 3 तो मिल रहा है। यस सर, 1 1 करेक्ट होगा। अच्छा, A2 के साथ एक सिचुएशन ये भी हो सकती हो कि B के साथ 3 आ जाए और C के साथ 1 आ जाए। अब बताओ इसमें कितने करेक्ट हैं। इसमें सर 0, एक भी नहीं। इसमें एक भी नहीं करेक्ट है। तो हमने A1 के देख लिए, A2 के देख लिए, अब बारी आती है A3 की। तो अब बताइए A3 में जब हमने A को 3 से मिला दिया तो B 2 से मिला सकते हैं और C 1 से मिला सकते हैं। करेक्ट कितने हुए, कितने करेक्ट हैं सर 1, कौन सा, B2 है ना। B2। ठीक है, अब A3 के साथ होगा तो एक पॉसिबिलिटीज ये है कि B2 के पास ना जाके 1 के पास चला जाए और C2 के पास चला जाए। अब बताओ इसमें कितने करेक्ट हुए। इसमें सर 0, एक भी करेक्ट नहीं हुआ। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। यानी ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं कि कोई भी एक लड़का 3 हिस्टोरिकल इवेंट्स को 3 ईयर से अगर वो मैच करा रहा है तो ये हैं पॉसिबल इवेंट्स या पॉसिबल आउटकम्स। यानी टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स बने, 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल हो गए 6। अब क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होती क्या है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालने की यह डेफिनेशन होती है m/n, जहां पर m क्या है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, और n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल 6 हैं, हमको मिल गए हैं। फेवरेबल के हिस्से अलग अलग होंगे। जैसे हम अगर बात करें कि हमारा एक भी करेक्ट ना हो, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाए, 0, तो आप ऊपर वाले फिगर में देख बताओ कि x 0 कब कब हुआ है। सर सिर्फ एक वाले, एक इस केस में हुआ है और एक इस केस में हुआ है, यानी 2 केसेस में। तो ये दोनों केसेस एक भी सही नहीं होगा, इस बात का फेवर कर रहे हैं। तो 2 हो गए फेवरेबल और टोटल कितने थे, 6।
ओके। यस सर। अब एक सही कब कब हुआ है, एक तो इसमें हुआ है, दूसरा केस। इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, यानी 3 केस हो गए किसके फेवरेबल, एक पेयर सही होने के। टोटल थे 6 केसेस, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6। अब 2 सही होने का मतलब है कि तीसरा भी सही होगा। अगर 2 सही हुए तो तीसरा ऑटोमेटिक। तो इसमें देख लो x की वैल्यू कहीं भी 2 नहीं आई है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0/6, यानी एक भी केस फेवरेबल नहीं मिला। अब 3 सही होने के कितने केसेस मिल रहे हैं इसमें, केवल और केवल ये, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। ये बन गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया ये? यस सर। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन अच्छा है और ऐसे और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये एक पीएमएफ है। तो पीएमएफ के लिए आपको क्या चाहिए, px ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी x। तो x की वैल्यू चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, आपको दिख रहा है कि इनकी प्रोबेबिलिटीज या तो 0 है या तो उनसे बड़ी है। सेकेंड, समेशन x px कितना होना चाहिए, करके देखिए, इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। तो आप जरा इसको ऐड कर लो, 3/6, 2/6, 0/6 एंड 1/6, यू विल गेट द आंसर 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाँ, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने दूसरे तरीके से करवाया था, लेकिन शायद इस वाले से ज़्यादा अच्छा समझ में आया हो, तो इस वाले को प्रेफर करना, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हो गए हैं इनको छोड़ देंगे हम, जो नहीं हुए उनकी चर्चा करेंगे। 2 होमवर्क मैंने जो दिए थे वो अभी भी होमवर्क हैं, उनको आप घर पे ट्राई करिए। जब तक खुद से, अभी आज लखनऊ आए तो सर कोई बात नहीं है, मेरा कहना ये है बस कि अगर आप पहले खुद से क्वेश्चन करोगे फिर मैं बताऊंगा तो उसकी बात दूसरी रहेगी, आपको लंबे समय तक वो बात याद रहेगी। लेकिन बिना आपके किए अगर मैं हर क्वेश्चन बता दूंगा तो आपको वो याद नहीं रहेगा, समझ तो जाओगे लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। तो बेहतर है कि पहले आप अटेम्प्ट करिए, जब आपसे ना हो फिर मैं बताऊं तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक क्वेश्चन है ये और एक है ये अभी भी आपके होमवर्क हैं। और जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं आ रहे हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वो भी इनको करें और कोशिश करें कि लाइव क्लास में आएँ, क्योंकि लाइव क्लास में आप बात भी कर सकते हैं मेरे से, रिकॉर्डिंग में सिर्फ जो रिकॉर्ड हुआ वो देख पाएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है ये कि जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं वो कोशिश करें कि 1 घंटा समय निकालें 7 से 8 का, और रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ लाइव क्लास में भी रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा मेन टारगेट है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे थे आपको करवाने के लिए, तो उनमें से मैं एक आज ले रहा हूँ, ज्वाइंट पीएमएफ या फिर ज्वाइंट पीडीएफ। तो ज्वाइंट के पहले हम बात करते हैं पीएमएफ और पीडीएफ की। हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल पढ़े थे। रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये हमने कर रखा है। रैंडम वेरिएबल के टाइप में हमने पढ़ा था कि रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होगा या फिर रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होगा। इस वाले केस में अगर हम हर वैल्यू पर x की जो भी वैल्यूज हैं उस पे प्रोबेबिलिटी का एक फंक्शन बनाएं तो इसका नाम पड़ गया था पीएमएफ। सिमिलरली कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए अगर हम एक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन बना लें तो हम लोगों ने उसको नाम दिया था पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये बात जब हम कर रहे थे तो हमने एक रैंडम वेरिएबल लिया था। रैंडम वेरिएबल के बारे में सब लोग जान गए हो। आज हम रैंडम वेरिएबल को थोड़ा सा और समझाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। रैंडम वेरिएबल को अगर हम एक आम भाषा में कहें तो इसका मतलब यही होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो फिक्स नहीं है, हम कह नहीं सकते हैं कि ये क्या होगा। जैसे हमने एक कॉइन को 5 बार उछाला, कॉइन को हमने टॉस किया कितनी बार, 5 टाइम्स। कॉइन को टॉस करते समय हम ये तो जान सकते हैं कि नंबर ऑफ हेड 0 से लेकर 5 के बीच में आएगा, लेकिन क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि क्या आएगा। तो जब भी कभी किसी एक इवेंट की वैल्यू फिक्स ना हो और उसकी एक रेंज भी दी हो तो ऐसे को हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल।
अब रैंडम वेरिएबल मान लो हम कहें ये कि आपके एग्ज़ाम में आपने स्टैटिस्टिक्स का पेपर दिया, तो स्टैटिस्टिक्स के पेपर में पूरी क्लास में जितने बच्चे हैं इनके जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या एक रैंडम वेरिएबल होगा या फिर नहीं? चलिए आंसर करिए। इफ आई असाइन, हाँ होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि नंबर 0 से 100 के बीच में होगा, लेकिन ये नहीं जानते कि कितना, तो सबका अलग अलग होगा और इस रेंज में वेरी करेगा, तो ये बन गया एक रैंडम वेरिएबल। तो ऐसे ही रैंडम वेरिएबल हम किसका बना सकते हैं? हमने एक क्लास के बच्चों का वेट लेना स्टार्ट किया, तो क्या वेट एक रैंडम वेरिएबल है? बिल्कुल, यस सर है। वेट की एक रेंज हो सकती है कि वेट, जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं तो हमने कहा मिनिमम वेट है 20 kg और मैक्सिमम है 100 kg, इसी के बीच में सारे बच्चे हैं। तो अब ये एक रेंज बन गई, हम कह सकते हैं कि इनके बीच में है, लेकिन किसका कितना वेट है ये हम तब तक नहीं बता सकते जब तक करें ना। तो यहाँ पर x वेट असाइन करेगा, वेट इसकी वैल्यू है, लेकिन कितना ये वजन करने के बाद, तो ये भी एक रैंडम वेरिएबल है। तो रैंडम वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स नहीं होती है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो जब कभी भी रैंडम वेरिएबल एक हो तो हम उसको कहते हैं यूनिवेरिएट। सिंगल रैंडम वेरिएबल के केस में हम इसको क्या कहते हैं? यूनिवेरिएट। ये क्लास जो आपको बेसिक वाली कराई जा रही है आपके आगे भी बहुत काम आएगी, इसलिए यहाँ पर बताई गई चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। सिंगल रैंडम वेरिएबल यानी यूनिवेरिएट, यानी रैंडम वेरिएबल एक हो तो हम उसे यूनिवेरिएट कहते हैं। अगर हम दो रैंडम वेरिएबल ले लें तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? बाईवेरिएट। अब यूनिवेरिएट के केस में डिस्क्रीट है तो पीएमएफ मिलता है, और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो पीडीएफ मिलता है। तो जब बाईवेरिएट होगा तो डिस्क्रीट के केस में हम इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन को डिफाइन करते हैं ऐसे pxy से, और कॉन्टिन्यूअस के केस में हम इसको fxy से लिखते हैं। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों होंगे। डिस्क्रीट के केस में हम इसको कहते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, कंटिन्यूअस के केस में कहेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो अगर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया pxy जो कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, और एक फंक्शन डिफाइन किया fxy जो कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ये होगी, ये 0 से बड़ा होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? अब की बार हम इसको सिर्फ x पे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने रैंडम वेरिएबल हैं? 2। तो हम दोनों पर इसको ऐड करेंगे, और अगर ये 1 के बराबर आया तो हम कहेंगे कि ये एक पीएमएफ है। सिमिलरली फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, x और y की वैल्यूज़ के लिए ये 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। और प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रेशन एक x का होगा एक y का होगा, और अगर ये 1 के बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि ये एक पीडीएफ है। तो ज्वाइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 को मिलाकर बनता है फंक्शन, इसलिए ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी डिस्क्रीट के लिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो आपको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्लियर हो गया क्या है? यस सर। ठीक है। जब रैंडम वेरिएबल 2 होंगे तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। रैंडम वेरिएबल 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं तो उसको हम ट्राई कहते हैं, 4 होंगे तो टेट्रा कहते हैं। तो 2 के बाद यानी बाईवेरिएट के बाद हम उसे सीधे मल्टीवेरिएट के टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर मल्टीवेरिएट का मतलब होता है मल्टीपल वेरिएबल। मल्टीवेरिएट का केस आप पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर में, बीएससी थर्ड ईयर में सेम 5 में, सेमेस्टर 5 में आपका एक पेपर है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो उसमें आप देखेंगे मल्टीवेरिएट क्या होता है और उसके साथ हम कैसे डील करेंगे। तो अभी के लिए आप ज्वाइंट के बारे में जानेंगे। ज्वाइंट आपने देखा, तो ज्वाइंट आपने देख तो लिया, लेकिन हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो ऊपर मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स
एंड वाई, यानी एक बाई वेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है एक्स और वाई का। फाइंड, पहला क्वेश्चन, एक्स लेस आर इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करके बाई वेरिएट के क्वेश्चंस को करना सीखते हैं, देखते हैं कैसे हम इनके क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि बाई वेरिएट का फंक्शन बनता कैसे है। जैसे कि हम लोगों ने यूनिवेरिएट पे देखा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पे जब हम प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं तभी तो बनता है यूनिवेरिएट का प्रोबेबिलिटी फंक्शन। उसी तरीके से हम बाई वेरिएट का भी देखेंगे बनता कैसे है, लेकिन पहले एक सवाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक बाई वेरिएट फंक्शन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा एक्स की 3 वैल्यूज हैं 0, 1 एंड 2, यानी एक्स हमारा 3 वैल्यूज ले सकता है और y की भी हमारे पास कितनी 6 वैल्यूज हैं 1 2 6, ये 6 वैल्यूज y की हैं। और अगर हम बात इसकी करें तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ p x, y, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, यानी ये प्रोबेबिलिटी तब होगी जब x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 1 हो। इस केस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। अभी हम बनाकर जब दिखाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये बनता कैसे, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। तो फंक्शन को लिखने के लिए हम लोग ये भी यूज करते हैं, x इज इक्वल टू स्मॉल x, y इज इक्वल टू स्मॉल y, और नीचे हम रेंज लिख देते हैं x और y की। तो x की रेंज है 0 1 2 और y की रेंज है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दिस इज आल्सो अ एक्सप्रेशन फॉर द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट हैं मार्जिनल और कंडीशनल, जिनको हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। आज इसमें हम आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाते हैं, कैसे हम इनको कर पाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमने कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी x लेस और इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। तो आपको इन दोनों कंडीशंस को लेकर चलना है, y की वैल्यू 2 है और x 1 हो या उससे छोटा हो। तो x की वैल्यू 1 और उससे छोटी क्या हो सकती है, रेंज को देखकर बताइए, या तो 1 होगी या तो उससे छोटी 0 होगी, यानी यहां पर x की 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। x की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, तो इसको हम जरा एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, और y की वैल्यू है 2। तो अब हम इसकी 2 वैल्यूज में से एट अ टाइम एक बार में एक ही वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर हमने x की वैल्यू 0 ले ली तो इसके साथ y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और अगर हमने x की वैल्यू 1 ले ली तो इसके साथ y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब एट द सेम टाइम x 2 वैल्यूज नहीं ले सकता, या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या तो उसकी वैल्यू 1 होगी, यानी ये दोनों केसेस हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसलिए यूनियन की प्रोबेबिलिटी को प्लस में ब्रेक कर देंगे। इसको हम यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉमा का मतलब इंटरसेक्शन होता है, हमने आपको बता रखा है। प्रोबेबिलिटी x कॉमा y का मतलब ये भी हम लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन y। और अगर हम इसको यूनियन से रिप्लेस कर दें कि x 0 होगा या फिर 1 होगा, तो x 0 का y 2 के साथ एक पेयर बनेगा, x 1 का y 2 के साथ एक पेयर बनेगा, और दोनों पेयर के बीच में यूनियन लगेगा। कैसे, हम आपको यहां करके दिखाते हैं। x 0 y 2 फिर यूनियन x 1 y 2। अब इनमें x एक बार में एक ही वैल्यू ले सकता है, या तो 0 या तो 1, तो यूनियन किस में ब्रेक हो गया, प्लस में। अब ये डिटेल इतनी हम बार बार नहीं करेंगे, बार बार डायरेक्ट लिखेंगे, बस समझाने के पर्पज से मैं आपको पहली बार में पूरा करके दिखा रहा हूँ। अब आप ऊपर की टेबल को देखकर बताओ, जब x 0 होगा और y 2 होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सर 0। सिमिलरली x 1 होगा और y 2 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/16। 1/16। तो हमारा रिजल्ट आ गया 1/16, यानी हमने ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1। x लेस देन 1 में ध्यान से देखो तो y है ही नहीं,
ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं जब हमारे पास दूसरी वैल्यू ही ना दी हो? तो चलिए हम फिर से इस सवाल को देखते हैं। तो अब हम कॉन्सेप्ट नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्जिनल का। मार्जिनल का मतलब आगे हम चलकर समझाएंगे, अभी आप इसको कैलकुलेट करना सीखिए। देखिए हम यहाँ पर एक कॉलम बढ़ा रहे हैं और इधर एक रो बढ़ा रहे हैं। इसमें हम लिख रहे हैं टोटल और इसमें भी लिख दे रहे हैं टोटल। मार्जिनल का मतलब होता है जो मार्जिन पे आए। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जैसे ये एक कॉपी का पन्ना हमने लिया है तो इसको क्या कहते हैं? मार्जिन। यस सर। तो मार्जिन पे जो होता है उसका नाम पड़ता है मार्जिनल। तो यहाँ पर जो चीज़ हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो एक्चुअली में मार्जिन पे है, इस टेबल के मार्जिन पे है, इसीलिए हम इनको मार्जिनल्स कहते हैं। बाकी डिटेल धीरे धीरे आगे समझाएंगे हम आपको। तो पहले देखते हैं कि ये निकलता कैसे है। जब हमको x की वैल्यू 0 पर मार्जिनल चाहिए तो हम उसको y पे जोड़ देते हैं, यानी हम इस पूरे को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। तो जरा ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है, 9/32। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 0 पर आया है 9/32, यानी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। इस मार्जिनल को हम सेपरेटली अलग लिख सकते हैं। x की वैल्यू है यहाँ पर 0, 1 और 2 और यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो 0 पे कितना आ गया? 9/32। 1 के लिए हम इस वाले को ऐड कर लेंगे, तो जरा इसको ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है, 10/16। 10/16। तो ये 1 की वैल्यू आ गई 10/16। इसको हम 20/32 भी लिख सकते हैं ताकि सबके डिनोमिनेटर मैच कर जाएं, 20/32। जरा 2 वाले को ऐड करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू 64 मिल रही है। सबको 64 बनाओ जरा, 2, 2, 4, 5, 6, 8/64 आएगा। ये आया 8/64। इसको हम 4/32 भी लिख सकते हैं क्योंकि सबके नीचे क्या आ जाएगा, 32। तो ये आ गया x का मार्जिनल। अब इसी तरीके से y का मार्जिनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ऐड कर देंगे। तो जरा ऐड करते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 3/32, इसकी भी वैल्यू आएगी 3/32। जरा इस वाले को देखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10/60। 10/62, 64 होगा। ये सर 64। हाँ 64, 10/64। जरा इस वाले की कैलकुलेट करो, इसकी 11/64। 11/64। अब ये वाले का बताओ, 64 भी बताना। 6/32 होगा तो सर 12/64। 12/64। अच्छा इस वाले का जरा बताओ, 13/64। हाँ 13। नो 30 में सर 16/64। 13/64 होगा। नो सर 16 होगा। 16, यस सर। ये 6 बन जाएगा। हाँ ठीक है, 16/64। अब चाहो तो इनको 32 में कन्वर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी 32 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/32। नहीं ये नहीं हो पाएगा ना, तो एक काम करो कि इनको 64 में कन्वर्ट कर लो। ये होगा 6/64, ये भी होगा 6/64। ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमेशा क्या रिजल्ट आएगा, 1, क्योंकि अभी हम अगर देखें तो हमने इधर कैसे जोड़ा है इसको, हमने इसको y पर जोड़ा है, y की सारी वैल्यूज जोड़ ली हैं, तो ये x का वैल्यू मिल गया है। अब अगर हम इधर भी जोड़ लें तो x और y दोनों पे जुड़ गया और वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसी को हम कहते हैं समेसन x समेसन y pxy इज इक्वल टू 1। अगर हम इस तरफ से देखें तो हमने इधर किस पे जोड़ा है, इसको x पे, x की वैल्यू 0, 1 और 2 पे जोड़ा है, इसको भी x पे जोड़ा है। ये सारे रिजल्ट आए हैं x को जोड़ने पर। जब ऐसे जोड़ेंगे तो y की वैल्यूज 1 to 6 ये जुड़ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 1। तो दोनों केसेस में ये हमेशा क्या मिलेगा, 1। ये है जॉइंट पीएमएफ की प्रॉपर्टी।
तो आपने देखा कि x का मार्जिनल आया, x की मार्जिन पे, जो x की वैल्यू 0, 1 और 2 पे डिफाइन था। इसी तरीके से y का भी तो मार्जिनल आ गया है। तो क्या हम y का मार्जिनल लिख सकते हैं? y की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। प्रोबेबिलिटी क्या आई है? 6/64, अगेन 6/64, 10/64, 11/64, 12/64 एंड 16/64। ये आ गया सर y ये का। हाँ बोलो। 64, हाँ किसकी बात कर रहे हो? 11/64 तो सर 13/64। 13 होगा। अच्छा मैं चेक कर यस। लेता हूँ। 8, 8, 4, 12, 1, 13। हाँ ठीक है 13 होगा यहाँ पर। सही कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया 13। तो अब अगर देखो तो हमने इस ज्वाइंट वाले से x और y का अलग अलग निकाल लिया। यानी ज्वाइंट की टेबल से हम x का और y का अलग अलग निकालते हैं। चूंकि ये मार्जिन पे आते हैं इसलिए इनका नाम पड़ता है, इसका नाम पड़ता है मार्जिनल ऑफ x। और इसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल ऑफ y। और ये भी अपने आप में एक पीएमएफ है। ये y का पीएमएफ है यानी यूनिवेरिएट का पीएमएफ है, और ये x का पीएमएफ है। कैसे चेक कर लो? प्रोबेबिलिटीज 0 से बड़ी हैं और ऐड करोगे तो 1 भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था? प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 निकालना। तो लेस देन के साथ साथ इक्वल टू भी लगा हुआ है, यानी कि एक और एक से छोटा। तो x की वैल्यू 1 से छोटी 0 तक जा सकती है या फिर 1 तक हो सकती है। तो एक बार में एक ही वैल्यू अटेंड करेगा, तो हम लिखेंगे 0 + 1। अब x की वैल्यू 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये मार्जिनल में आ गया है। x की वैल्यू 0 की प्रोबेबिलिटी है 9/32 और 1 की है 10/16 यानी 20/32। तो फाइनल आंसर आ गया 29/32। तो ये आ गया x लेस देन 1 की वैल्यू। अब अगर हम आगे की वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहें तो जरा देखिए आगे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। y = 3। तो आप बताइए y = 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? यस 10/64। 10/64 हम यहाँ से भी बता सकते हैं, या हम देख सकते हैं कि y की वैल्यू 3 है यहाँ और इसकी प्रोबेबिलिटी जुड़ने के बाद आ गई है 10/64। y ≤ 3 कैसे निकालेंगे? y 3 हो या फिर 3 से छोटा हो? सर तो 2, 1। हाँ तो प्रोबेबिलिटी y = 1, प्रोबेबिलिटी y = 2 और प्लस प्रोबेबिलिटी y = 3। बस ऐड कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो 1 की है 6/64, 2 की भी है 6/64 और इसकी है 10/64। फाइनल आंसर हो गया 22/64। समझ गए? नेक्स्ट क्या है Yes, जरा sir. देखते हैं। नेक्स्ट है x लेस देन 3, y लेस आर इक्वल टू 4। तो लास्ट वाला जरा हम नीचे करवा देते हैं। चलिए देखिए लास्ट वाला है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 एंड y लेस आर इक्वल टू 4। तो सबसे पहले तो रेंज डिफाइन कर लो कि x कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है? 3 से छोटा जाएगा। और y कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है? 4 से बराबर या उससे छोटा। तो हम इसको लिख सकते हैं x की वैल्यू होगी 1, 2। 0 भी तो होगा क्योंकि 3 से छोटा तो 0 भी है। अच्छा ये तो x की वैल्यू हो गई, इसके साथ साथ y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू 4 या उससे छोटी, तो 1, 2, 3 एंड 4। तो अब जरा पेयरिंग करते हैं, देखते हैं कितने पेयर बनेंगे। तो सबसे पहले x का 0 उठाओ और सबके साथ पेयर बनाओ। तो आएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, एक आया, प्लस x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, प्लस x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 और फिर आएगा प्लस x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। यानी जब x 0 हो तो y 1 से लेकर 4 तक। आपको दिख रहा होगा ये बात हो रही है इसकी, इसमें सब में x 0 है और y 1 से 4 है, यानी इसको ऐड करना है। अब x की अगली वैल्यू हम क्या लेंगे? 1
और उसी तरीके से y की डिफरेंट वैल्यूज 1 to 4, तो x की वैल्यू अगर हम 1 लें और y को 1 to 4 रखें तो ये आ जाएगा इतना। सिमिलरली x की वैल्यू 2 ले और y 1 to 4 रखें तो हमको ये मिलेगा। यानी इन सब को ऐड करके हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आप ये समझ गए हैं कैसे हो रहा है? यस सर। क्या इसको करने का हमारे पास कोई आसान तरीका है? जरा देखते हैं। हमने लिखा प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 कॉमा वाई लेस आर इक्वल टू 4। हम इसको 1 से लेस करके भी लिख सकते हैं, बस हमको लिमिट रिवर्स करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर है x लेस देन 3, तो हम लिखेंगे x ग्रेटर आर इक्वल टू 3, यानी 3 या उससे बड़ा। और y लेस आर इक्वल टू 4 है तो लिखेंगे y ग्रेटर देन 4। अब बताओ कि x 3 से बड़ा कुछ है क्या? 3 से बड़ा x कुछ है? सर है ही नहीं। 4। ना 3 के बराबर है, 3 से बड़ा है, तो x हो जाएगा गायब, यानी x है नहीं। तो सिर्फ बचा y ग्रेटर देन 4। अब y ग्रेटर देन 4 का तो एक ही मतलब हुआ कि y की वैल्यू 5 हो या फिर 6 हो। तो जब y की वैल्यू 5 होगी तो लिखेंगे y इक्वल टू 5, और जब 6 होगी तो लिखेंगे y इक्वल टू 6। तो इससे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। y की वैल्यू 5 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हम ये देख सकते हैं इसको ऐड करके। तो ज़रा ऐड करिए 6/32, और y की वैल्यू 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/32 को हम 12/64 भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं 12/64। अब जरा 6 वाले की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहाँ 6 आएगा 16/64। तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 - 28/64, और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आसान तरीका हुआ, यानी इसमें हमको कम प्रोबेबिलिटीज ऐड करके आंसर मिल जाएगा, जबकि इस वाले में हमको ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज ऐड करनी पड़ेंगी। तो आप इधर से भी कैलकुलेट करना, और ये जो तरीका हमने शॉर्ट वाला बताया है ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज़ को फॉलो कर रहा है, इससे भी कैलकुलेट करना, देखना दोनों से आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो ये काम हो जाएगा। यस सर। तो आपको ये तो क्लियर हुआ कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता क्या है, उससे हम कैसे यूनिवेरिएट का यानी एक रैंडम वेरिएबल का फंक्शन निकाल सकते हैं मार्जिनल्स पे, है ना? यस सर। तो आगे चलकर हम इसी को समझेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। तो एक एग्जांपल कंटिन्यूअस का भी देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको मार्जिनल के फॉर्मूले बता देते हैं। मार्जिनल ऑफ x एंड y, अगर हमको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया है तो हम एक ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख लेते हैं pxy डिस्क्रीट के लिए, और एक लिख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो अगर हमको इस pxy से सिर्फ x का चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे? हम y पे इस फंक्शन को सम कर देंगे। आपने देखा भी ऊपर x की वैल्यू 0 के लिए हमने क्या किया था? y को सम कर दिया था। अगर हम उस टेबल को यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लें तो हम आपको दिखा भी सकते हैं कैसे। फॉर्मूला हमने लिखा है px चाहिए तो क्या करेंगे? हम px y को यानी ज्वाइंट को y पे सम करेंगे। तो अगर हम इस वाले को सम कर रहे हैं तो हम y पे सम कर रहे हैं कि x पे सम कर रहे हैं? y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 y पे सम कर रहे हैं, और ये वैल्यू निकलेगी x इक्वल टू 0 की। तो पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले p0 निकाल लेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे? p1 निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको सम कर देंगे। तो आपको दिख रहा है कि मार्जिनल का जो फार्मूला हमने लिखा है वो ये है कि अगर हमको x का चाहिए तो ज्वाइंट वाले को y पे सम कर दो। सिमिलरली अगर हमको y का मार्जिनल चाहिए तो क्या करेंगे? ज्वाइंट वाले को किस पे सम कर देंगे? x पे। यानी उल्टा करना होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हमको y इक्वल टू 1 का मार्जिनल चाहिए तो हम x की 3 वैल्यूज हैं, तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। क्लियर? चलिए, मार्जिनल का फार्मूला आपने सीख लिया। कंटिन्यूअस केस में आते हैं। कंटिन्यूअस केस में अगर हमको fxy दिया हुआ है और हमको fx चाहिए तो हम क्या करेंगे? y की रेंज पर हम इसको
इंटीग्रेट कर देंगे y के रेस्पेक्ट में। अगर हमको y का मार्जिनल चाहिए तो क्या करेंगे, ज्वाइंट फंक्शन को x की रेंज पर और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो डिस्क्रीट का क्वेश्चन तो हमने देख लिया। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किसका, कॉन्टिन्यूअस का। तो कॉन्टिन्यूअस में हम एक ज्वाइंट फंक्शन ले रहे हैं एफ एक्स वाई, जिसकी वैल्यू है x बाई वाई अपॉन 96। या फिर हम ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और सही कर लेते हैं। तो हम एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। कंटिन्यूअस के केस में हम लोग लिख रहे हैं एफ एक्स कॉमा वाई, और अब की बार हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं के एक्स वाई, और हमने x की रेंज लिख ली है 0 to 4 और y की रेंज लिख ली है 1 to 5। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरा काम क्या करना है, मार्जिनल ऑफ x निकालना है। तीसरा काम क्या करना है, मार्जिनल ऑफ y निकालना है। चलिए, आपको दिया क्या है कि ये एफ एक्स वाई एक पीडीएफ है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, चूंकि एफ एक्स वाई एक पीडीएफ है तो हम इसको x और y की रेंज पर अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमें कितना रिजल्ट मिलेगा, 1। x की रेंज क्या है, 0 to 4, y की रेंज क्या है, 1 to 5। k कांस्टेंट है तो हम उसे बाहर लिख लेते हैं, और यहाँ पर आ गया एक्स वाई dx dy। तो बारी बारी से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये वाला जो 0 to 4 है ये x का है, x को हम y के बाहर कर लेते हैं, क्योंकि y वाले इंटीग्रेशन के लिए जो x है वो एज अ कांस्टेंट रहेगा। तो y वाले में सिर्फ y बच जाएगा और इसका dy बच जाएगा। dx को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब अगर हम इस y को इंटीग्रेट करें तो रिजल्ट आएगा y² 2 और रेंज लग जाएगी 1 to 5। बाकी चीजें एज इट इज लिखी रहेंगी। चलिए और आगे देखते हैं जरा। वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो आएगा 25/2 माइनस 1/2, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12। और इस तरफ बाहर हमारे पास k पहले से है कांस्टेंट, तो 12k ये बाहर हो गया। अब बच रहा है x, तो x को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x² 2। लिमिट क्या लगाएंगे, 0 to 4। अब अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 4 तो रिजल्ट क्या आएगा, 8। यानी हमारे पास आ गया 96k = 1, और यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाल ली 1/96। तो k की वैल्यू आने पर हम फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। अब हमारा फंक्शन क्या बन गया है, xy/96, जहाँ पर x की वैल्यू है 0 to 4 और y की वैल्यू है 1 to 5। ये हमारा बन गया फंक्शन ऑफ x एंड y, ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x एंड y, और k की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। अब आते हैं सेकेंड और थर्ड पे। अब अगर आपको fx निकालना है तो आप क्या करोगे, y की रेंज पर y के रेस्पेक्ट में ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो। चलो करते हैं। तो y की रेंज है, इसका मतलब x और 96 ये कांस्टेंट है। y का करेंगे तो आएगा y² 2, लिमिट रख देंगे 1 to 5। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, 12। और ये आ गया x/8, यानी हमने x का मार्जिनल निकाल लिया और रिजल्ट में आया x/8। और हम जब x का मार्जिनल लिखते हैं तो x की रेंज भी लिखेंगे 0 to 4। तो ये हमारा x का आ गया। अब आपको होमवर्क में चेक करना है कि क्या ये एक पीडीएफ है। पीडीएफ होने के लिए क्या चाहिए, दी हुई रेंज पे ये फंक्शन 0 या उससे बड़ा हो, से बड़ा हो और सम इक्वल, सम नहीं बेटा, ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पर कंटिन्यूअस वाला लगेगा। 1 के इक्वल होना चाहिए। चलो, इसके साथ साथ आपको fy घर पे कैलकुलेट करना है, ये आपका होमवर्क है। और आपको वेरीफाई भी करना है कि ये एक पीडीएफ है। fx हमने कर दिया है, वेरीफाई आपको करना है, fy निकाल के वेरीफाई करना है। तो ज्वाइंट का ये क्वेश्चन आप घर पे कर लेंगे। यस सर।
ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनता कैसे है। तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है। तो आज की क्लास में मैं उसे ना बताकर आप इतना प्रैक्टिस कर लो, मैं उसे आपको कल की क्लास में बताता हूँ कि कैसे आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है? यस सर। तो आज की क्लास में जितना हमने कराया उसमें कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। चलो, तो फिर आज की क्लास वाला जितना है उसको आज घर पे रिवाइज कर लेना। यस सर। हो जाएगा? यस सर।